तो ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम इसे देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इस पॉइंट के ऊपर इन चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हमने बना लिया था कि इसकी वजह से फील्ड E1 होगी, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी अपने पास E2 इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है तो उसी की तरफ होगी। तो फिर हमने दोनों को रिजॉल्व करके इस तरह से बना लिया था। इसके बाद अगर हम नेट फील्ड देखें इसके ऊपर, तो जो नेट फील्ड आ जाएगी अपने पास है E1। अगर E1 को लिखे ऐसे वेक्टर की फॉर्म में, तो E1 हम इतना लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द, ये E1 का ये कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास E1 cos 60, E1 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री, और आई कैप इसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि आई कैप के लॉन्ग है, और ये वाला अपने पास आ जाएगा E1 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री देगा। तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं इसको, ठीक है, तो दोबारा हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब E2 कितना लिखा जाएगा वो भी हम जानते हैं कि E2 का एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आ जाएगा E2 cos 60 हो जाएगा, E2 cos ऑफ एंगल 60 डिग्री आई कैप प्लस, और डाउनवर्ड हो जाएगा E2 sin ऑफ एंगल 60 डिग्री माइनस जे कैप। ओके, तो हमारे पास जो नेट फील्ड होएगी E1 एंड E2 की वजह से, जो यहाँ पर नेट फील्ड होएगी उसी को हम क्या लिख देंगे, इस तरह से E लिख देंगे। तो E कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 का रिजल्टेंट। इसी को सुपरपोजिशन बोलते हो। जब आप सुपरपोजिशन पूछते होते हो ना बार बार, इसी को कहते हैं हम कि एक की वजह से पहले इफेक्ट निकाला, इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से E1 इफेक्ट आया उस पॉइंट के ऊपर फील्ड का, Q2 की वजह से E2 इफेक्ट आ रहा है Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन, E1 एंड E2 का दोनों का एडिशन आ जाएगा नेट इफेक्ट। तो अपने पास तो नेट फील्ड आ जाएगी E1 एंड E2 हमने यहाँ पे भर देने हैं। तो जैसे भरेंगे अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप खुद इसको करके देख लेना है। ओके, हमने पहले भी इसको किया है 2-3 बार, अब आपने खुद इसको E1 एंड E2 भर के देख लेना है यहाँ पर कितना आंसर आएगा। तो हम जानते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर का रूट, और एंगल कैसे निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ J डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ I, वो tan थीटा एंगल आ जाएगा। तो नेट फील्ड अपने पास आ जाएगी। ओके, एक बात हमने थोड़ा सा इंक्लूड करनी चाहिए थी, वो अभी मैं तुझे बता देता हूँ तुम्हें, कि जो फील्ड है अपने पास ना, दिस इज कॉल्ड द फील्ड इंटेंसिटी। इसी को फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम ही बात है कहने के लिए। आपको क्वेश्चन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना, तब भी आपने इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ तब भी हमने इसी चीज को कैलकुलेट करना है जो जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, ये E इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, KQ बाय R स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है E का, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फील्ड तो हमने उस तरह डिफाइन किया था कि फील्ड किसी रीजन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन होता है जो हर जगह और हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेंसिटी होगी वो ये होती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो। ओके, तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने E निकाल देना है दोनों को करके, तो आंसर निकल आएगा इस तरह से आपके पास। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा है ना, उसी की तरह है, बस फिगर में अंतर है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर अब हमारे पास पिछली बार ट्रायंगल थी, अब हमारे पास स्क्वायर है। तो सपोज कर लो कि इस तरह से स्क्वायर है अपने पास, इस तरह से। ओके, तो स्क्वायर के इस कॉर्नर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, उसको हम सपोज Q1 मान लेते हैं। अगर आगे कुछ नहीं साइन लिखा तो मतलब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर हम चार्ज मान ले सपोज Q2, और यहाँ पे चार्ज एक मान लेते हैं -Q3, 3 चार्ज हमने मान लिए Q1 Q2 Q3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो सारे साइडें बराबर होंगी, तो इसको साइड को हम A लिख लेते हैं, तो मतलब ये भी A ही होएगा, सारी साइड क्या होगी, इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होएगी, असल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, बट वो क्वेश्चन में सेम ही बात है, वो डिफरेंशिएट नहीं करना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, आपका मतलब है बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है। तो जब यहाँ पर अगर हम निकालें तो देख लो, पहले सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसी की तरफ।
और उसको हम E3 लिख लेते हैं क्योंकि इस चार्ज को हमने 3 लिखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इस तरह, इसको हम लिख लेते हैं E1। और ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड प्रोबेबल ऊपर को होगी इस तरह से E2। तो सबसे पहले हमने फील्ड की क्या बना ली है, डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। तो E1 को सबसे पहले अगर रिजॉल्व करें तो E1 को रिजॉल्व करेंगे तो E1 का इस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो डायरेक्शन है ये इसके लॉन्ग है। ये जो डायगोनल हमारे पास है इस डायगोनल के लॉन्ग है, और ये वाला एंगल वी नो कि दिस विल बी द 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 45 का है तो पक्की बात है ये भी 45 का ही होगा। तो E1 का कंपोनेंट इधर कितना आ गया, E1 cos ऑफ एंगल 45 डिग्री। ओके, तो इसके बाद इसका इधर को कंपोनेंट जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा E1 साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री इसी फील्ड का। तो हमारे पास ठीक है E1 के दोनों कंपोनेंट आ गए, x के लॉन्ग एंड y के लॉन्ग। अब E2 की बारी है, तो E2 की बारी है तो E2 का y के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एक्सिस के लॉन्ग वो तो खुद E2 ही है, और E2 का x एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं क्योंकि E2 y एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इसका x एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। हमने प्लस वन में भी कई बार इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से y एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका x के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आना। अगर कोई वेक्टर x के लॉन्ग है तो उसका y के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, अगर ये y के लॉन्ग है तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। जैसे सपोज कर लो कि वेक्टर a है y के लॉन्ग, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो अब हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक्सिस के लॉन्ग कितना होता है अगर उसके साथ एंगल थीटा बना रहा हो, तो डेट इज इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a cos ऑफ एंगल थीटा कितना है 90, तो cos 90 0 होता है। तो मतलब बात खत्म हो जाएगी कि कोई भी कंपोनेंट नहीं आना क्योंकि दिस विल बी आंसर इज इक्वल टू द 0। तो इस वजह से इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, E2 का x के लॉन्ग कंपोनेंट, और E3 का, E3 भी खुद x एक्सिस के लॉन्ग ही है माइनस x के लॉन्ग, तो माइनस x के लॉन्ग तो इसका E3 ही हो जाएगा, एंड y के लॉन्ग फिर कुछ आना ही नहीं है। ओके, तो जल्दी से अगर हम E1 को लिखें तो E1 कितना लिख पाएंगे, वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू E1 cos ऑफ एंगल 45 डिग्री I कैप प्लस E2 साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री J कैप। तो E1 को हमने लिख दिया। अब E2 की बारी है तो E2 वेक्टर को लिखेंगे। अगर E2 वेक्टर अपने पास कितना लिखा जाएगा, E2 J कैप, क्योंकि वो y के लॉन्ग है, दिस विल बी इक्वल टू द E2 J कैप। और तीसरा वेक्टर आ गया अपने पास E3, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वी विल राइट E3 माइनस I कैप, तो ये माइनस I कैप आ जाएगा, माइनस x एक्सिस के लॉन्ग है। तो नेट फील्ड वहां पर कितनी होगी, नेट फील्ड E इट विल बी इक्वल टू द तीनों फील्ड का वेक्टर सम E1 E2 E3। ओके, तो नेट फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, तीनों फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू डाल देंगे, ये जो वैल्यू है, E2 की वैल्यू डाल देंगे, अपने E3 की भी वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो जैसे वैल्यू डालेंगे थोड़ा इस क्वेश्चन में मैं डाल लेता हूँ, पिछले वाला तो आपको करने के लिए दिया है, इसमें एक बार मैं वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 cos ऑफ एंगल 45 डिग्री I कैप प्लस E2 साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री J कैप। फिर E2 की लिखना है तो E2 इज E2 J कैप। ओके, तो E2 J कैप है। E3 कितना है, E3 माइनस I कैप, तो ये प्लस E3 माइनस I कैप, तो ये अपने पास आ जाएगा। इसके बाद फिर से वही बात है कि I वाले क्या लेने हमने कॉमन, I वाला ये है और एक I वाला ये है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपने पास E1 cos ऑफ एंगल 45 डिग्री, यहाँ से माइनस आगे लिख लेना माइनस E3, तो माइनस कितना आ गया E3, यहाँ पर बाहर I कैप, इसमें से I कैप कॉमन, और J कैप इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो J कैप कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा E2 साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री, ओके, प्लस E2, यहाँ से E2 आ जाएगा J कैप। तो ये आ गया अपने पास, नेट फील्ड आ गई अपने पास ये। ओके, तो नेट फील्ड उस पॉइंट पर होगी, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर का रूट। एंगल निकालना है x एक्सिस के साथ तो कोएफिशिएंट ऑफ J डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दी I। ओके, तो ये हो जाएगा। और E1 एंड E2 है ना जो यहाँ पर, इनकी हम वैल्यू भी डालनी होती है।
पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करने के लिए बोला है, उसमें भी तुमने वैल्यू डाल देनी है। तो जैसे E1 की वैल्यू क्या होएगी, E1 इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है ना E1, तो E1 कितना आ जाएगा अपने पास, कितना बनेगा क्योंकि E1 है तो कितना आ जाएगा, वी कैन राइट हियर, चाहे ऊपर लिख लो आप, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ, जो E1 होएगा इट इज इक्वल टू द k क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो चार्ज k Q1 हो गया, चार्ज k क्यू डिवाइडेड बाई r होता है उस पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये साइड a है, ये भी a है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज √2 आ जाएगी, √2a, पाइथागोरस लगाकर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो √2a आ जाएगा, निकाल कर देख सकते हो इतना आंसर आएगा। ओके, तो √2 है, तो डिस्टेंस √2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2a का स्क्वायर, तो अपने पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू k Q1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ओके, तो ये E1 की वैल्यू तुमने क्या करना है, यहाँ पर रख लेनी है, यहाँ पर ये यहाँ पर E1 लिखना था, हमने गलती कर दी, क्योंकि E1 है ना, तो E1 का एक कंपोनेंट एक इधर, तो इधर वाला E1 साइन है ना। ओके, तो यहाँ पर अब जे कैप वाले जो है ये E1 है इधर, दिस इज E1। ओके, क्लियर है सबको। तो इसके बाद हमारे पास E1 की वैल्यू ये आ गई, और E2 कितना आ जाएगा अपने पास, E2 जो फील्ड है, E2 किसकी वजह से है, इसकी वजह से फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो कितनी आ जाएगी, k चार्ज q है, डिस्टेंस कितना इस पॉइंट से इस चार्ज का a, तो अपने पास कितना आ जाएगा, k चार्ज q2 है, डिस्टेंस हो गया a, तो a स्क्वायर। इसी तरह T3 हम निकाल सकते हैं, इसके सामने समझ में इसको लिख रहे हैं सभी को। ओके, तो तुम नीचे लिख सकते हो तुम कि वी आर पुटिंग E1 इज इक्वल टू दिस, E2 इज इक्वल टू दिस एंड E3, हम ये जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हो, फिर भर देना है। ओके, तो E3 कितना आ जाएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड डिस्टेंस फिर a हो गया, तो k चार्ज कितना हो गया, Q3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अभी यहाँ पर माइनस माइनस नहीं लगाना हमने, क्योंकि अभी यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, मैंने ऊपर कुछ वेक्टर थोड़ी हमने डाला है, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर भरने हैं वो वैल्यूज लिख रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो वो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये यहाँ पे भर देनी है, तो आंसर आ गया आपके पास। ओके, तो इस तरह से हम किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे फील्ड ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्जेस। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे जिस टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है, उसके बाद हम आगे शिफ्ट करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। तो ओके, तो आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, वो इस तरह से सिचुएशन दे रखी है कि अपने पास दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हम वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका चार्ज है हमारे पास 6 माइक्रोकूलम। ओके, एक ये चार्ज है हमारे पास, एक और चार्ज है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 4 माइक्रोकूलम का, नेगेटिव ले लो, नेगेटिव कंसीडर कर लो चाहे। ओके, तो एक 6 का है, एक 4 का है, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में पूछते भी होते हैं। ओके, ये सवाल आ जाता होता है। तो अब सबसे पहले ये पॉइंट फील्ड बताना है, तो सबसे पहले हमें फील्ड की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो सपोज के पॉइंट वो यहाँ पर है, इन दोनों चार्जेस के कहीं अंदर, जहां पर फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पर अगर हम मान लें वो पॉइंट को, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले हम फील्ड की डायरेक्शन चेक करेंगे। तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे चेक होएगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड अवे होता है, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट। इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन भी राइट होगी, क्योंकि इसकी तरफ होगी ना फील्ड की डायरेक्शन, तो वो दोनों डायरेक्शन सेम में होगी। इसकी वजह से भी फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर राइट ही है, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन राइट है, तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर सेम हो जाएगी तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगी, तो नहीं कैंसिल आउट हो पाई तो मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, कहीं भी अंदर किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब है पॉइंट बाहर होएगा इन दोनों से। तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें, तो अब देखिए अब इस बार क्या होएगा, तो इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से, क्योंकि इस चार्ज से अवे होएगी। ओके, एंड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह।
उसको हम E2 लिख लेते हैं, इसकी वजह से वाली E1 लिखी। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर फील्ड कितनी हो जाए, 0। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ से वो जो दूरी है वो x है, इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी कितना है, x है, और ये चार्ज इसके बीच के दूरी भी हमें दे रखी है, सपोज दिस इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है चार्जेस के बीच में। तो ये यहाँ पर x आ गया। तो अब हमने पहले E1 निकालना है, फिर E2 निकालना है, फिर दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम E1 निकालें तो E1 अपने पास कितना लिखा जाएगा, देखो रिजॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी x एक्सिस माइनस x एक्सिस के अलोंग है। तो E1 अपने पास कितना लिखा जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E1 इज इक्वल टू द E1 माइनस i कैप। इसी तरह से लिखेंगे, E2 लिखे तो E2 कितना लिखा जाएगा, E2 इज इक्वल टू दैट इज द E2 i कैप। तो नेट फील्ड कितनी होगी वहां पर, वो दोनों का एडिशन, वेक्टर सम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उसको ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम देखें अगर इसको, तो E1 अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 माइनस i कैप, और ये अपने पास आ गया है E2 i कैप। तो यहाँ से कितना आ गया, E1 माइनस, ये माइनस साइन था जो, इसको हमने आगे लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया फिर E2, और कॉमन लिख लेंगे i कैप। ये आ गया नेट फील्ड उस पॉइंट के ऊपर, पर हमने तो उस पॉइंट पर फील्ड कितनी करनी है, 0। हमें x चाहिए ना, कि वहां कहां पर वो पॉइंट है जहां पर फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो x चाहिए तो उस पॉइंट पर फील्ड 0 कर दो, तो ये फील्ड E0 हो जाएगी। जैसे E0 हो गया तो मतलब क्या है इसका, मतलब वही आप समझ गए होंगे, E की वैल्यू क्या है, ये है माइनस E1 प्लस E2 i कैप इज इक्वल टू 0। तो अंदर लिखना था इसको हमने, तो ये 0 होने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि दिस फैक्टर इज 0, तो माइनस E1 प्लस E2 बराबर है 0। तो कितना आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा, E2 बराबर है E1, इसको उस साइड लेंगे हम, मतलब E1 बराबर है E2। या पहले से भी लिख सकते थे स्टार्टिंग से ही, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने चलो एक बार ताकि आपको करने में ग्रिप आ जाए, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने में बेसिकली, तो आप पहले भी हम लिख सकते हैं एज एट दैट पॉइंट फील्ड इज 0, सो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, चाहे एक ही लाइन में ऊपर लिख दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो E1 बराबर है E2 लिखेंगे अगर, तो अब हमने E1 एंड E2 की वैल्यू डाल देनी है। तो E2 बराबर है जो E1 था, E2 बराबर था E1 के, तो E2 कितना आ जाएगा, तो E2 अपने पास आ जाएगा, E2 तो इस चार्ज की वजह से फील्ड हमने कंसीडर किया था, तो KQ बाय R स्क्वायर होता है, तो Q तो 4 हो गया, R कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो 30 प्लस x हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस अपने पास कितना हो जाएगा, 30 प्लस x। तो E2 अपने पास कितना आ गया, K, चार्ज कितना आ गया, 4 × 10⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है, अब इसको कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्जन फैक्टर ये होता है डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है टोटल, ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर है E1। तो E1 अपने पास क्या है, इस चार्ज की वजह से फील्ड है उस पॉइंट के ऊपर, तो वो कितनी आ जाएगी, दैट इज K, चार्ज कितना है वो 6 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपने पास कितना है x, इस पॉइंट से इस चार्ज का x का डिस्टेंस, तो वो हमने भर दिया। तो K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² बराबर है 6 30 प्लस x का होल स्क्वायर, तो फिर कटेगा 2 3 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 2x² आ गया बराबर हो गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 30 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको तुम सॉल्व कर दोगे क्योंकि तुम 10 से सॉल्व करते आ रहे हो, +1 में भी हमारे पास चैप्टर था मैथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी किया होगा। ओके, तो ये सॉल्व इजीली हो जाएगा कि यहाँ 2x² लिखना है, ये 3 है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये 900 आ गया, प्लस x² प्लस होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये कितना आ गया 60x। ओके, तो इसके बाद 2x² इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2700 प्लस 3x² प्लस 180x।
कितना आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये इधर आ जाएगा, 2x² को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। तो जैसे इस साइड आएगा तो इधर 0 हो गया, तो 0 = 2700 प्लस x² प्लस 1800x। तो अपने पास आ गया, इक्वेशन आ गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट तुमने निकाल लेने हैं, ओके, जैसे भी निकालना हो किसी मेथड से, तो उससे तुमने इसका x की वैल्यू निकालनी है। फिर जो x आएगा अपने पास, एक आएगा पॉजिटिव सपोज, एक आ गया नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, हमने नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है, ओके। तो एक्चुअली वो डिपेंड करेगा, वैसे यहाँ से जो x आएगा ना, अगर नेगेटिव आया, हमने डिस्टेंस को देखना है। अगर तो वो नेगेटिव आया लेकिन उसकी वैल्यू इतनी आई कि वो इससे आगे हुआ, तो हम उसको भी लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट इधर भी हो सकता था ना, जहां पर फील्ड 0 हुई, वो इधर भी हो सकता था पॉइंट। जैसे सपोज करो कि आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 50 सेंटीमीटर, ओके, और -50 सेंटीमीटर आ गई है, x इज -50 सेंटीमीटर। तो x का इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, तो -50 का मतलब है कि वो पॉइंट इधर नहीं है, वो पॉइंट इधर है। तो -50 का मतलब है, मतलब 50 डिस्टेंस इस चार्ज से इस डायरेक्शन में है। तो 30 तो ये हो गया, तो मतलब वो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, इस 30 के बाद इस साइड, ओके। तो वो एक्सेप्ट करेंगे हम, क्योंकि वो पॉइंट इस चार्ज से राइट साइड पे आ रहा है। अगर मान लो ये जो डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया है, 50 किया है ना, अगर मान लो कि आपके पास x 50 ना आकर, मान लो तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाए इस तरह से 20 सपोज, तो अगर 20 आ गई तो इसका मतलब है कि इस चार्ज से वो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। -20 कह रहा हूं मैं, अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, -20, तो वो सेट नहीं होएगी, ओके। मतलब 30 से नेगेटिव वैल्यू जो 30 से छोटी वाली हुई वो सेट नहीं होनी, क्योंकि वो तो फिर इन दोनों चार्जेस के बीच की आ गई। नेगेटिव वैल्यू 30 से ज्यादा वाली सेट होएगी, क्योंकि तभी वो वाली वैल्यू इधर लाई करेगी। तो इधर तो हो सकता है लेकिन बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि फिजिकली वो आंसर पॉसिबल नहीं है, अंदर नहीं हो सकता पॉइंट। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आई तो दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब है ना कि इस चार्ज से इधर उधर होएगा वो पॉइंट, तो वो तो हो ही सकता है, इधर जिधर मर्जी होएगा वो, ओके। तो इस तरह से तुमने यहाँ से x निकाल लेना है और फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि वो वाकई में वो आ रहा है जो आना चाहिए फिजिकली, ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है।